सवाल ये उठता है, ये जो आज़ादी है ये आराम से मिल गई थी क्या? जैसे आज़ादी से अपन लोगों ने आराम से झंडे फहरा लिए, लोग अभी भी फहरा रहे हैं, हमने उतार लिया। आज हमको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लग रहा था, हमने कहा बताओ यार कमाल है, सब तो लगा के ही बैठे हैं, हमें लगता है उतरवाने के लिए भी कोई मुहिम चलानी पड़ेगी। अब कोई ना उतार रहा, जिसने लगा लिया वो नहीं उतार रहा। अब सबको मज़ा आ रहा, बोले ना मेरे घर पे झंडा लगा, मैं नहीं उतारूँगा। तो आज भी झंडे बदस्तूर लगे हैं और भविष्य में भी शायद ऐसा लगता है कि लगे ही रहेंगे, बड़ा मुश्किल है उतरवाना। तो मेरे ख्याल से इस कोड, जो फ्लैग कोड है, इसको थोड़ा सा अगर बदल ही दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि जो घर पे चाहे वो अपने घर पे झंडा लगा सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर जो राष्ट्र प्रेम है, जो देश प्रेमी होगा वो लगा लेगा अपने घर पे झंडा, और इससे एक और मुक्ति मिलेगी। ये जो तमाम सारे फालतूबाजी के झंडे हैं, फालतूबाजी के झंडे कौन से, कोई पार्टी का लगाया, कोई लगाया, ऐसा इन सब झंडों से भी मुक्ति मिलेगी, है ना। सो ये है। खैर, तो चलिए, तो ये आज़ादी क्या एकदम फ्री मिली, या इसके लिए हमने कोई कीमत चुकाई, या फिर उससे पहले भी चुकाई, उसके बाद भी चुकाई? तो इस आज़ादी की कीमत हमने बहुत ज़्यादा चुकाई, बहुत लंबी चुकाई है, पहले भी चुकाई, बाद में भी चुकाई, और संभवतः शायद आज तक चुकाते ही आ रहे हैं। सबसे पहले आज़ादी जो मिली हमको, उसमें तो आपने सुना ही होगा कि साहब डब्बे, ट्रेन जब आती थी तो डब्बों में लाशें कटी होती थी, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं होता था उसमें, और चांदी की पायल निकालने के लिए पैर काट दिए जाते थे, उंगली से बिछिया निकालने के लिए उंगलियां काट दी जाती थी। ये ऐसी पाकिस्तान से ऐसी ट्रेनें आती थी, और उस पर लिखा होता था भारत के लिए तोहफा। ये बाकायदा वहाँ लिख कर आता था, चौक से, खड़िया से इसको लिखा जाता था ट्रेन के ऊपर, भारत के लिए तोहफा। तो ये स्थिति थी साहब, इन स्थितियों से लोग वहाँ से, पाकिस्तान से भाग कर आए, ठीक है ना। और बड़े कमाल की बात है कि उस समय के जो हुक्मरान हैं वो काफ़ी देर तक चुप ही बैठे रहे, उनको समझ में नहीं आया करना क्या है। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ से रिटेलिएशन शुरू हुआ। जब रिटेलिएशन शुरू हुआ, जब ऐसी एक आध दो ट्रेनें गई, तब उनको समझ में आया, बोले तो गड़बड़ हो गया। तब बोले रोको 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 रोको। कमाल है। खैर, तो ये तो आप सबने सुना ही होगा, ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन एक चीज़ जो संभवतः कम लोगों को मालूम होगी, वो है आज़ादी से 1 साल पहले डायरेक्ट एक्शन डे। अब ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, क्यों था, किस लिए था? एक भारत में एक नेता हुआ, मुस्लिम नेता, सेक्युलरिज्म चरम पे था, सेक्युलरिज्म की अफीम सबने चाट रखी थी, सबको हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एक अफीम चटाई गई थी, और वो अफीम लगभग सबने चाट रखी थी। हालांकि कुछ लोग इसमें सजग थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, एकदम स्पष्ट रूप से कहते थे, बोले भाई इनका गुजारा नहीं हो सकता, जिसमें बाबा साहब रामजी अम्बेडकर भी थे, उनको भी पता था गुजारा नहीं हो सकता साथ में। तो ये कुछ लोग थे जिनको मालूम था, लेकिन जैसे आज हम सबको मालूम है, लेकिन इसके बावजूद कोई ज़बरदस्ती में सेक्युलरिज्म चलाए। तो कुछ लोग ऐसे थे जो ज़बरदस्ती सेक्युलरिज्म चलाना चाहते थे, जिन्होंने झूठ बोला था। खलीफा आंदोलन, ऑटोमन एम्पायर, खलीफा का आंदोलन, खलीफा का राज होगा दुनिया पर, उसके लिए साहब यहाँ से खलीफा आंदोलन शुरू हुआ। अब वो खलीफा आंदोलन का नाम बदल दिया गया, खलीफा आंदोलन से तो कोई आएगा नहीं, तो क्या कह दिया, खिलाफत आंदोलन। तो प्राइमा फेसी जब आप इसको पढ़ते हो ना, खिलाफत आंदोलन, कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ है ये आंदोलन। सच्चाई ये है कि ये, इस आंदोलन का अंग्रेज़ों से रत्ती भर भी लेना देना नहीं था, रत्ती भर भी लेना देना नहीं था। ये खिलाफत आंदोलन किसी भी अंग्रेज़ के खिलाफ नहीं था। इनफैक्ट अंग्रेज़ों ने इसमें उल्टी मदद करी थी, बोले जाना है जहाज़ चाहिए तो हम दे देते हैं। अब खलीफा आंदोलन क्या था? खलीफा आंदोलन, जैसे खिलाफत आंदोलन के नाम से भारत में जाना जाता है, खलीफा के लिए किया गया आंदोलन खलीफा आंदोलन, ठीक है। तो जो खलीफा आंदोलन था, ये वहाँ लड़ने जाएंगे हम ऑटोमन एम्पायर के लिए उधर, तो अंग्रेज़ों ने कहा तो अच्छी बात है, अच्छे मूर्ख जा रहे हैं, जाने दो। गांधी जी ने साथ क्यों दिया? उनका कहना था भाई हम इनका खलीफा आंदोलन में साथ देंगे तो ये हमारे साथ देंगे हमारा आज़ादी की लड़ाई में।
इसका मतलब ये साथ नहीं दे रहे थे आज़ादी के आंदोलन में। तो ये जो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी दिलाई, ये तो झूठ है। अगर साथ दे रहे थे तो खलियाफा आंदोलन में जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। गांधी जी कह देते हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो धार्मिक आंदोलन है, इससे हमारा क्या लेना देना। वो धार्मिक आंदोलन था, ये भारत की आज़ादी का आंदोलन था, ये देश का संबंधित था, वो धर्म से संबंधित था। दोनों अलग अलग है, क्लियर है। और वो उस धर्म से संबंधित था जो भारत का नहीं है, जो भारत में नहीं बना, जो कहीं और से लाके थोपा गया भारत पे, ठीक है। तो ये जो खलियाफा आंदोलन जो चलाया, खिलाफत आंदोलन, वो इसलिए चलाया गया ताकि मुसलमान साथ आ जाएं, वो भी हमारे साथ आज़ादी की लड़ाई में, जंगे आज़ादी में साथ दें। अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी गांधी जी फेल हुए, इसके बाद भी लोग नहीं आए। यानी तब भी साथ नहीं थे, बाद में भी साथ नहीं आए। तो किस मुंह से कहते हो कि हमारे पूर्वज लड़े थे? कितने लड़े थे, नाम पते ले आओ जरा, देख लें, हम भी देख लेते हैं। बहरहाल वहां तो नहीं लड़े थे, अंग्रेजों से तो नहीं लड़े, तो लड़े किससे लड़े और किस बात के लिए लड़े, वो भी समझ लीजिए। अब आते हैं डायरेक्ट एक्शन डे पर, जिसके लिए लड़े। तमाम सारी नेतागिरी तब भी चलती थी जैसी आज चलती है, तब भी ऐसी बयानबाजी होती थी जो आज होती है। तब भी वहां पर कोई एक आदमी था जो कहता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बता देंगे। तभी भी उसको इसी प्रकार से जो है इग्नोर किया जाता था। अरे बोले कुछ नहीं, मतलब यार ऐसे फालतू बोलता रहता, कुछ होगा नहीं। उसका कोई वजूद भी नहीं था, कोई मास अपील नहीं थी, क्योंकि हमको एक मुस्लिम चेहरा चाहिए है। तो वो मुस्लिम चेहरा जो है वो कहां से आए, उस मुस्लिम चेहरे को कहां से लाया जाए? तो मुस्लिम चेहरा हमको चाहिए क्यों स्टेज पे? ये एक मजबूरी जो है ना हिंदुस्तान की, ये मजबूरी हमको आज तक समझ में नहीं आती। नहीं, सारे चेहरे चाहिए हमको, सब चेहरे लेकर आओ। तो उस समय के जो हमारे लीडर्स थे उनको लगा भाई चेहरा होना चाहिए, लेकर आए। बोले ठीक है, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। उसे बड़ा करते 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 इतना बड़ा कर दिया कि वो कभी उनसे ही बड़ा हो गया। अब उनको परेशानी होने लगी। तो साहब जिस चेहरे को लाए उस चेहरे का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। कमाल की बात है, जिन्ना साहब आए और जिन्ना साहब आके बोलते हैं कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, मुसलमानों के लिए चाहिए। वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी। क्या बात है, बड़ी गजब की बात करी है। तो जिन्ना साहब कौन थे? जिन्ना साहब के दादाजी कौन थे? हिंदू थे। तो जिन्ना साहब कौन हुए फिर? अभी कुछ दिन पहले ही बने मुसलमान। ये जब पूरी पीपनी बजाई जा रही थी ना सेक्युलरिज्म की तमाम सारी, तब इस पीपनी के साथ एक पीपनी और बजाई जा रही थी। और वो उस समय की गलती जो है, हम कहते हैं विराथू होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं विराथू होना चाहिए। सर विराथू आज ही नहीं होना चाहिए। विराथू आपको चाहिए था 1920 में, आज नहीं चाहिए आपको। 1920 में चाहिए था आपको विराथू। अब तो आप बहुत लेट हो गए। 1920 से आप लगा लीजिए 2022 में खड़े हो, 102 साल नेट पीछे हो आप, 102 साल। विराथू आपको तब चाहिए था, अब आप विराथू को ढूंढ रहे हो। आपको विराथू 1920 में चाहिए था, 2022 में आप बात कर रहे हो विराथू की। तो तब लोग क्या कर रहे थे जो हमारे धर्म के रक्षक थे? तब उनको भी सेक्युलरिज्म की चरस चाटे बैठे थे। उनको समय नहीं मिला ना। देखिए क्या हुआ, पहले मुगल आए, मुगलों ने मंदिर तोड़े, और मंदिर तोड़ने के बाद ज़बरदस्ती जबरिया बलात्कार करके लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। फिर टैक्स लगा दिया। हिंदू आज लालची नहीं है सर, 2 रुपये का दूध आज महंगा नहीं लग रहा, ये लालची तब भी था। ये जो आज जो बने बैठे ना, ये उसी 2 रुपये की वजह से, वो जो 2% का जजिया टैक्स लगाया था ना, उस चक्कर में बदल गए कि नहीं हमको मुसलमान बनना है। ठीक है ना, जिन्ना जी भी शायद उसी चक्कर में बदले होंगे। खैर संभलने का मौका नहीं मिला। मुगल के बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेज़ों ने मौका ही नहीं दिया। बोले काहे के मंदिर, काहे के लिए मंदिर अंदर में पैसा डालना। वो भी मंदिर लूटने आए थे, ये भी मंदिर लूट रहे थे। दोनों ही हिंदुओं का पैसा लूट रहे थे और दोनों हिंदुओं का पैसा बटोर के यहाँ से ले जा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में आपको संभलने का मौका कहाँ मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं गलती मानता हूँ, हमारे धर्म के जो रक्षक हैं उनकी गलती है। उन्होंने इस बात की महत्वता क्यों नहीं समझी कि सारे हिंदुओं को एक किया जाए। इट इज़ हाई टाइम। लेकिन खैर सेक्युलरिज्म का बुखार था साहब, इतनी आसानी से कैसे उतरता। तो सेक्युलरिज्म के बुखार में जिन्ना को लेकर आगे बढ़े, और जिन्ना को लेकर जब आगे बढ़े तो जिन्ना ने लास्ट राउंड पे आकर बोल दिया मुसलमानों के लिए अलग कंट्री चाहिए, हम आपके साथ नहीं रह सकते।
उन्होंने कहा ये बड़े शर्म की बात है कि मुसलमानों को हिंदुओं के अधीन, उनके स्लेव होकर रहना पड़ रहा है। ये उनकी स्पीचेस हैं। तो ऐसी कंडीशन में मुसलमानों को भड़काया भी खूब, मुसलमान भड़के भी खूब, और कहाँ कहाँ भड़के, कैसे कैसे भड़के, उसको भी हम देखेंगे। तो एक कॉल दिया डायरेक्ट एक्शन डे का, और बहुत पहले दिया, ऐसा नहीं कि एकदम से एक दिन में हो गया, नहीं, इस कॉल को काफ़ी पहले दिया गया। तो फिर एक तारीख पर ही कैसे डायरेक्ट एक्शन डे हो गया, सब जगह हो गया? उसके पीछे की कहानी यदि आप जाएंगे तो उसमें फिर आप वही पाएंगे कि वही उन्होंने जो वहाँ से कहा उसको बाकायदा मौलानाओं ने मस्जिदों से प्रसारित किया, और ये पूरा जो रचा गया डायरेक्ट एक्शन डे, या अगेन मस्जिदों से रचा गया एक पूरा प्रपंच था, एक पूरा दंगा था, जिसमें कि मौलानाओं का खास हाथ था, जिसमें मौलाना लीड करते थे, इधर काटो उधर काटो। लेकिन जो हुआ वो क्या हुआ, ज़रा उसको पहले देखें। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा, शमशान बन गया था कलकत्ता। तो कलकत्ता बन गया था साहब शमशान। पुलिस खड़ी रहती थी, कुछ नहीं करती थी, आराम से मारो काटो, जहां आग लगानी लगाओ, निकल जाओ, ये पुलिस खड़ी हुई है। कुल मिला के अंग्रेज़ों ने ऐसी इस परिस्थिति का उत्पन्न कर दी थी जिसमें ना इधर ना उधर कहीं आप जा नहीं सकते थे। सेक्युलरिज्म 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 आपको समझा समझा के आपको इस कदर पागल कर दिया गया था कि लोग सोच भी नहीं पाए कि ऐसा भी होगा। मोहम्मद अली जिन्ना चौड़े में बोल रहा था कि सीधे सीधे नरसंहार करो, और जो हिंदू था वो कहता था कुछ नहीं होगा, फालतू की बात है, ऐसे थोड़ी कुछ हो जाएगा। खैर, महज 72 घंटों में हजारों हिंदुओं को काट दिया गया, हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में। सरकारी आंकड़ा 6000 का है, लोग बताते हैं लाखों में लोग थे। महज 72 घंटों में हजारों लोगों को काट दिया गया, क्योंकि उनको तैयारी नहीं थी उनके पास में। दूसरी तरफ सामने वाला पूरी तैयारी के साथ था, ठीक है। और आप सड़क पर जहाँ देखें वह लाशें ही लाशों का ढेर था, चाहे बैलगाड़ी हो चाहे कहीं, चारों तरफ खून और लाशें, ठीक है ना। तो ये जो स्थिति है ये आपके सामने, ये उस समय की स्थिति, ये बंगाल की स्थिति। और ये वो मशहूर फोटोग्राफ्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए नोआखली कांड की, डायरेक्ट एक्शन डे। सड़कों पर पड़ी हुई लाशें, ये लाइफ बचने वाला थोड़ी है। तो साहब ये तस्वीर तो आपके सामने है। बताने वाले बताते हैं कि साहब कई दिनों तक लाशें सड़कों पे पड़ी रहीं, सड़ती रहीं, कोई उठाने वाला भी नहीं मिला। मिलता तो तब जब कोई पीछे बचा होता। तो कई सारे लोग पूरे परिवार के साथ इसमें ख़त्म हो गए। कुछ किस्मत वाले थे और वो बच गए, उनमें से इक्का दुक्का परिजनों में से। तो ये सब कुछ चलता रहा, तमाम सारा कत्लेआम चलता रहा। सबसे मज़े की बात यह है, इस कत्लेआम जब ये चल रहा था 16 अगस्त यानी आज ही के दिन 1946, आज़ादी से 1 साल पहले जब ये कत्लेआम चल रहा था, तब क्या हुआ? तब 20 दिन तक तो किसी को खबर ही नहीं लगी, पता ही नहीं चला बाकी भारत को कि हो क्या रहा है, बाकी दुनिया को कि हो क्या रहा है, नोआखली में क्या हो रखा है, किसी को नहीं मालूम। जबकि सबको मालूम था कि ये होने वाला है, ये होगा, सबको मालूम था। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मालूम था, एवरीबडी न्यू इट, ये होने वाला है। जो नेता थे उनको मालूम था, गांधी जी को मालूम था ये होगा, जिन्ना इतना सिर फिरा उनको मालूम था, क्योंकि जो मुसलमानों से टच में थे उनको मालूम था ऐसा हो सकता है। बट बाकी हिंदुओं को, जिनको मालूम था वो भी अफीम चटा रहे थे, सेक्युलरिज्म में कुछ नहीं होगा, सब बकवास बातें, इन सब बातों में मत आओ, अहिंसा करो। लेकिन अहिंसा काम नहीं करी, अहिंसा नेवर पेड बैक। खैर, अचानक से हुए हमले से हिंदुओं को तो यही समझ में नहीं आया कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। कुछ तस्वीरें उस समय की मैं आपको दिखाता जाता हूँ। सर कटी, अधजली लाशें, तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें।
170 killed, over thousands injured in Calcutta. Direct action day assaults, widespread looting. ठीक है ना, तमाम सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कलकत्ता अंडर मॉब रूल, ठीक है ना साहब, बड़े कमाल की बात है। मतलब ये सब कुछ चल रहा था। जिन्ना डिक्लाइंस नेहरूज ऑफर, कांग्रेस टू गो अहेड विद फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, 161 किल्ड, 800 इंजर्ड, कर्फ्यू प्रोक्लेम्ड। तमाम सारी जगह स्टैबिंग, ये सब कुछ नॉर्मल था। चाकूबाजी, सब कुछ चल रहा था, धड़ाधड़ चल रहा था, ये सब कुछ चल रहा था। और लोग, आपके नेता चुप बैठे थे। जो आपके नेता, जिनको आप नेता मानते, वो चुप बैठे थे, वो कुछ कह नहीं रहे थे, उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। तो क्या क्या हुआ, पहले उसको देखेंगे। आइए। Naked, butchered bodies of Hindu women were hung at beef shops in Kolkata. Direct Action Day survivor recalls the horror. हिंदी में पढ़ता हूँ। बीफ की दुकानों पर नंगी टंगी थी हिंदू महिलाएं। रेप के बाद छात्राओं को खिड़की से लटकाया। जिसने देखा डायरेक्ट एक्शन डे, उस बुजुर्ग से ही सुनिए बर्बरता। तो रेप किया, रेप करने के बाद मीट की दुकान पर जैसे बीफ को टांगा जाता ना, काट कर, ऐसे काट कर उनकी लाशों को, नंगी लाशों को लटकाया हुआ गया था कोलकाता में, भरे बाजार। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, आज के ज़माने में सोच के भी विश्वास नहीं होता ना। आज आप ISIS को देखते हो और आपको लगता है बहुत बर्बरता है, ISIS वालों ने बहुत बर्बरता कर दी, साहब ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बच्चों को जला दिया, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया। आप क्या, इससे बुरा हो चुका है। ISIS ने गैंगरेप करने के बाद में उनके स्तन काट के नहीं लगाए, लटकाए नहीं, स्तन काट के उनकी नंगी लाशें नहीं लटकाई मर्डर करने के बाद में। ये डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ। अगर सुन के आपको बुरा लग रहा है तो मैं अफसोस किया, आपको आज तक किसी ने बताया नहीं। अनफॉर्चुनेटली गांधी जी हैड टू बैक टू Shawardi to stop genocide of Hindu. सरदार पटेल was angry with Gandhi for going to। दीपेन दास जी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, ठीक है ना। खैर, पता नहीं नितिन शुक्ला सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। जो सर्वाइवर है उनसे सुनवा दें, उनकी सुन लीजिए। बंगाली में बंगाली के लोग ट्रांसलेट कर देना, है ना। 1946 ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডের সময় রাজাবাজারে গরুর মাংসের দোকানে হিন্দু মেয়েদেরকে মানে হাত পা কেটে উলঙ্গ ডেড বডি মাথায় বুক দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সেটা পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল রবিহারী মজুমদার আমাকে নিজে বলেছে এবং আমি সেটাও বলি। তাছাড়া আরেকজন সাংবাদিক যার নাম হলো বোর্ডারি, আমার নামটা মনে নেই, আমার লেখাটা বলতে আছে, মেয়েদেরকে আপনার এই ভিক্টোরিয়া কলেজের হোস্টেলে মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে জানালার সাথে মেরে, ধর্ষণ করে মেরে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এখন বাঙালিরা সেটা ভুলে গিয়েছে। हाँ, ठीक है साहब। तो ये वो सर्वाइवर हैं जो बच गए थे उसमें। आज उन्होंने पोल खोल दी। 92 ईयर्स के, 92 साल के, पूरी पोल खोल दी कि क्या क्या हुआ था उस समय। जो उन्होंने देखा वो उन्होंने बता दिया। कुछ गलत तो नहीं किया। मैं लोगों को लग रहा हो शायद कुछ गलत कर दिया। सेकुलरिज्म खतरे में तो नहीं आ रहा सर किसी का? सेकुलरिज्म खतरे में आ रहा तो बता देना। ये सब कुछ हुआ, आपके देश में हुआ, भारत में हुआ, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? वो भी तो बंगाली बोलते थे, उन्होंने ऐसे क्यों मार दिया बंगाली बोलने वाले को? बंगाल में बहुत चलता ना, बंगाली नहीं आती तो बंगाल से बाहर जाओ, ऐसा बोलते ना। तो ये इनको तो बंगाली आती थी, इन्होंने क्यों मार दिया, क्यों भगा दिया? असंख्य लोगों को, काउंटलेस है सर, काउंटलेस, असंख्य लोगों को गैंगरेप किया, असंख्य लोगों को कन्वर्ट किया, मुसलमान बनाया। ये सब कुछ इसी में हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में। असंख्य लोगों को, वो जो आज जो बने बैठे हैं ना,
उनको मालूम नहीं उनकी असलियत, कि वो हैं जिनके साथ गैंगरेप किया गया, उनको बाद में मुस्लिम बनाया गया। कलमा पढ़ो, कई लोगों को इसके बाद भी मार दिया गया। कई लोगों को जो कन्वर्ट हो गए डर के मारे, जो हिंदू डर के मारे, बहुत सारे सर, हजारों लाखों की संख्या में कन्वर्ट हुए, ठीक है ना। तो जो कन्वर्ट हो गए, उसके बाद बतौर सील, बतौर स्टैंप, बतौर एक गवाही कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए कि तुम असलियत में बने हो या नहीं बने हो, बतौर गवाही उनका गैंगरेप किया गया कि सच्चाई है भी कि नहीं है। ये तो ट्रेडिशन है साहब, ऐसे ही होगा। ये सब कुछ हुआ, आपके देश में हुआ, सबको मालूम है डायरेक्ट एक्शन डे। जिनको नहीं मालूम है वो डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में ज़रूर एक बार पढ़ें, ज़रूर एक बार समझें, सीखें, ठीक है ना। अब ये किया किसने था? जिन्ना ने। जिन्ना ने ऐसा क्यों किया? जिन्ना ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसको अलग देश मिल जाए। उसको अलग देश चाहिए था जो नेहरू जी नहीं दे रहे थे, तो उसने बोला अब ऐसे काम नहीं बनेगा मुसलमानों, अब आपको सीधा डायरेक्ट एक्शन, सीधे अंजाम पर पहुंचना होगा। और अंजाम पहुंचने के लिए क्या? 5 लाख मुसलमानों को तैयार किया गया। 5 लाख मुसलमानों ने हमला किया। हिंदू क्यों नहीं इस पे लड़ पाए? हिंदू को सेकुलरिज्म की चरस चटा रखी थी। उसे कहा गया था सेकुलरिज्म है साहब, धर्म अफीम है, सेकुलरिज्म की चरस चाटो, ये ज़्यादा अच्छी है। सेकुलरिज्म का गांजा फूको, ये ज़्यादा अच्छा है। तो हिंदू सेकुलरिज्म का गांजा फूक रहा था, उसको पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर सीधे हमला हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। आज जैसे आप लोग जितने सजग हैं वो लोग उतने नहीं थे, तब उस समय सोशल मीडिया नहीं था। तो बड़े कमाल की बात है सर। खैर, सेकुलरिज्म वाले भद्रलोक, हम भी बंगाली है, ये भी बंगाली बोलता है, हमारा भाई है बंगाली बंगाली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जानते हैं आप? क्योंकि भी इसके बाद बहुत कड़वी सच्चाई आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। इतनी कड़वी कि शायद आपसे झिले भी नहीं। शायद कुनैन यानी क्लोरोक्विन की गोली से भी ज़्यादा कड़वी। देखते रहिए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है बहुत कड़वा है। उसको गले के नीचे उतारना इतना आसान नहीं है, कई बार गले में ही अटक जाता है। खैर, 1946 में ये सब कुछ हुआ। 16 अगस्त के दिन इसकी स्टार्टिंग हुई। 3 दिनों में तो खेल हो गया साहब, पता ही नहीं चला कहाँ क्या हुआ, किसने क्या कर डाला। और जब तक कुछ समझ पाते तब तक तो खेल हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो डायरेक्ट एक्शन डे पर आपको पेज भी मिलेगा विकिपीडिया पर, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो असलियत है वो नहीं मिलेगी आपको। असलियत आपको बहुत सारी जगहों से ढूंढनी पड़ेगी। तो आखिर इतना कुछ कैसे हो गया, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, उसकी बात करते हैं। तो जब ये सब कुछ पॉसिबल, संभव नहीं लग रहा था लोगों को कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको पॉसिबल बनाने में कुछ लोग थे। और वो लोग कौन थे? वो सारे सेकुलरिज्म वाले लोग थे। तो सरकार किसकी थी, पहले इसको देख लें। 1946 में इलेक्शन हुए, और 1946 में जब इलेक्शन हुए तब ये कहा गया सेकुलरिज्म है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वोट दो। हम किसको वोट देंगे? जो हमारी बात करेगा, जो बंगाल की बात करेगा, जो बंगालियों की बात करेगा। फिर किसको वोट दिया गया? कौन जीता वहाँ पर? आपको जानकर हैरानी होगी साहब कि जो जीतने वाले थे, जो पार्टी जो जीती, वो थी बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग। अब क्योंकि इसमें बंगाल है तो वोट उसको मिलना जायज़ है। जो मुस्लिम वोट था वो तो मिला ही मिला 100%। जो हिंदू वोट था वो भी मिला। हिंदुओं को कुछ लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि भाई आपको वोट नहीं देना चाहिए, आपको बीपीएमएल को वोट नहीं देना चाहिए, आप किसी और पार्टी को वोट दें। लेकिन साहब किसी ने नहीं सुनी। सेकुलरिज्म है, बंगाल में हमारी पार्टी आएगी, बंगालियों की पार्टी आएगी। तो बीपीएमएल को वोट दिया, बीपीएमएल को वोट दिया तो बीपीएमएल की सरकार बनी। प्रोविंशियल था, प्रोविंस था, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। कौन बनाए गए? हुसैन शहीद सुहारवर्दी,
तो हुसैन शाहिद सोहरावर्दी को जो बनाया गया, तो वो जो वहाँ के एक तरह से प्रधानमंत्री बने, तो जब प्रधानमंत्री बने इस प्रोविंस के, हेड बने जब इस प्रोविंस के, तब क्या स्थिति हुई? तब ये स्थिति हुई सर कि बल्ले बल्ले हो गई। उनको मालूम था कि भारत आज़ाद होने वाला है, जिन्ना को ये मालूम था कि भारत अब किसी भी क्षण आज़ाद हो सकता है। उन्होंने उससे पहले की तैयारी कर ली थी, और जब तैयारी करी तो उस तैयारी के बाद जब 46 में बन गए, तब इसके बाद में जो है डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तब इसमें इनका पूरा पूरा हाथ था, पूरा पूरा हाथ। इन्होंने ही पुलिस को छुट्टी दी, ऐसा बताते हैं। इन्होंने ही जो है मुसलमानों को तमाम सारे हथियार मुहैया कराए, तमाम सारी चीज़ें करी। तो ये वो काला अध्याय, ये वो काला कलंक था जिसे गांधी जी अपना मित्र मानते थे। गांधी जी जिनके साथ उठते बैठते थे। मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो फोटोग्राफ्स हैं सर, आप देख सकते हैं। सोहरावर्दी के साथ बैठे। सिर्फ इतना नहीं, जब इतनी सब हत्याएं चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, और जब मालूम था ये होने वाला है, तब गांधी जी जो है जाकर एक जगह, बंगाल में जाकर एक जगह रुके। और आपको जानकर हैरानी होगी, 1946 का मैं अगर आपको आंकड़ा दिखाऊं, लोगों को लग रहा होगा कि शायद हिंदू कम होंगे कोलकाता में। तो मैं दिखा देता हूं आपको आंकड़ा। आपका आंकड़ा क्या था? ये हिंदू है सर, 73%। 73% जो है वो हिंदू हैं। अंदाज़ा लगाइए आप। ये हालत है साहब, क्या करेंगे आप? 73% हिंदू होने के बाद ये स्थिति, तब ये हाल हो गया। बताइए। और मुस्लिम कितने थे? 23%। अदर्स कितने थे? अदर्स थे 4%। तो 73% हिंदू होने के बावजूद ऐसी स्थिति आ गई। क्यों? क्योंकि 73% जागा हुआ नहीं था, सोया हुआ था। वो क्षेत्रवाद में बंधा हुआ था, बंगाल में, बंगाली में। इसीलिए तो उसने बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग को जिता दिया, क्योंकि उसमें बंगाल लगा था, बीपीएमएल। खैर, जब बीपीएमएल जीत गई, दंगे शुरू होने की कन्फर्मेशन हो गई, तब क्या हुआ? तब गांधी जी गए, और जब गए तो एक जगह रुके, और जिस जगह रुके उस जगह का नाम जो है वो एक मुस्लिम परिवार की जगह थी, और मंजिल करके कुछ था, मुझे एकदम, हैदरी मंजिल में वो रुके। और हैदरी मंजिल में जब रुके तो किसके साथ रुके वो भी देख लीजिए। हैदरी मंजिल में रुके किसके साथ वो भी आप देखिए। बड़ा कमाल की स्थिति है सर इनकी, बड़े ही कमाल की। डायरेक्ट एक्शन डे के हत्यारे सोहरावर्दी के साथ एक घर में क्यों रुके थे गांधी? नौअखिली हिंदुओं के पलटवार पर ही क्यों किया था उपवास? बहुत सारी चीजें कि आखिर यहां क्यों रुके, इधर क्यों रुके। बीच बीच में आपको तमाम सारे कमेंट्स दिखेंगे आपको, जो अपनी अम्मी लेके बेचने आए हैं कुछ लोग। उनका पर्पस है लाइफ को डिस्टर्ब करना। आप लोग डिस्टर्ब ना होना, ना मुझे करना, है ना? ठीक है, क्लियर है? तो ये स्थिति है साहब। जब ये सब कुछ चल रहा था, तब गांधी जी सोहरावर्दी के साथ स्थिति ये थी, कौवे लाशों को खा रहे थे। ये देखिए, ये गिद्ध खा रहे हैं लाशों को। ठीक है ना? सोहरावर्दी के साथ तब वो बैठे, उन्होंने जो है
सोहरावर्दी को मनाया कि मुझे तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम यहाँ के सर्वे सर्वा हो, तो मुझे तुम्हारे साथ एक जनरल मीटिंग करनी है। तो जब उस जनरल मीटिंग में जब पहुँचे, जब जनता के बीच में पहुँचे, तो गांधी जी ने बड़े इत्मीनान के साथ उसके कंधों पे हाथ रखा, बाहों में ले लेना जैसे बोलते ना, वो किया। लेकिन साहब पब्लिक ने जमकर नारेबाजी करी, गांधी गो बैक, जमकर नारेबाजी हुई, तो नहीं चल पाई इनकी। अब उसी भीड़ में से एक बंदे ने पूछा सोहरावर्दी से कि ये जो इतने सारे लोग मारे गए, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो? तो बोला यस, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सोहरावर्दी को बिल्कुल कहीं कोई डर नहीं, कोई शिकन नहीं, और हो भी क्यों, क्योंकि उसका पर्पस कुछ और था, और वो पर्पस एकदम बहुत क्लियर था, और वो पर्पस था कि उसको बंगाल का एक प्रोविंस बनाना था। आपको जानकर साहब हैरानी होगी कि बिहार का इलाका, बांग्लादेश का इलाका और जो बंगाल का इलाका, ये पूरा इलाका, इस पूरे इलाके की एक अलग प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस बनाने की जुगाड़ थी, हो नहीं पाया। ग्रेटर इंडिपेंडेंट बंगाल बनाया जाना था साहब। अब बंगाल बनना है तो जितने बंगाली भाषी सारे खुश, हमारी भाषा वाला बनेगा, ग्रेटर इंडिपेंडेंट बंगाल, एवरीबडी वॉज हैप्पी। तो क्या ये अकेला सोहरावर्दी ही इसमें दोषी है या कोई और भी है? हुसैन, सोहरावर्दी, ये अकेला दोषी है इसमें या और भी दोषी हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें हिंदू नेता भी शामिल थे जो कांग्रेस के थे। इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेसी हिंदू नहीं होता है ना, यही कारण है। शरद चंद्र बोस, किरण शंकर राय, सत्यरंजन बख्शी, ये सब लोग भी इसमें शामिल थे। शरद चंद्र बोस कौन थे ये भी हम आपको बताएंगे। तो यू विल कम टू नो कि क्या क्या इस देश के अंदर चला, वो भी आपको समझ में आएगा, और किस प्रकार से जो है आपके साथ में जो धोखा हुआ वो भी आपको समझ में आएगा। एक एक करके आपको सारी चीज़ों को बताएंगे हम, और सारी चीज़ें आपको एक एक कर समझ में भी आएगी। खैर, झील जी धन्यवाद भी आपका। तो ग्रेटर इंडिपेंडेंट बंगाल बनाने की बात हो रही थी साहब, इसलिए सारे लोग शामिल हो गए। शरद चंद्र भी शामिल हो गए, कांग्रेस के थे, मंत्रिमंडल में मंत्री थे, ठीक है ना, किरण शंकर राय, रंजन बख्शी। लालच क्या था कि बंगाल अलग बन जाएगा। शुक्र मनाइए कि बंगाल अलग नहीं बना, और इनका जो डायरेक्ट एक्शन डे का जो तैयारी थी वो क्या तैयारी थी, हावड़ा ब्रिज को उड़ा देंगे। हावड़ा ब्रिज उड़ा देंगे तो ये पूरा का पूरा जो इधर वाला पोर्शन है इधर आ जाएगा, हमारा हो जाएगा, उधर वाला उधर रहने दो, इधर का पूरा हमारा हो जाएगा। ये प्लानिंग थी बेसिकली। वो प्लानिंग फेल हो गई, नहीं हो पाई। लेकिन साहब सब चुप, कोई बोलने को तैयार नहीं। और इसके बाद में जो है ये पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री भी बने, हुसैन शाहिद सुहरावर्दी, सोहरावर्दी सॉरी। तो हाँ, आसाम भी था इसमें जी, बिल्कुल राजीव जी। वो पूरा इलाका जो है ना, वो पूरा इलाका, उस पूरे इलाके को लेकर जो है इनको बनाना था। खैर, तो अब बन तो पाया नहीं, प्रयास इन्होंने बहुत किए लेकिन नहीं बन पाया। गांधी जी ने इनके साथ में जो है तमाम सारी मीटिंग्स करी, इसको लेकर जो है बड़े तनातनी भी हो गई थी नेहरू जी में और गांधी जी में। तो गांधी जी जाकर जो है हैदरी मंजिल में रुके थे। हैदरी मंजिल से इन्होंने वहाँ से जो है पूरा अपना ये सारा चालू किया। लेकिन गांधी जी ने एक बार भी, गांधी जी चाहते तो इस हत्याकांड को रुकवा सकते थे, गांधी जी चाहते तो वहाँ जाके फास्ट कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन मुस्लिम जो हैं वो इतने इमोशनल फूल नहीं थे। उन्हें मालूम था हमें किसकी सुननी है, उन्हें मालूम था कि हमें गांधी की नहीं सुननी है। उन्हें मालूम था कि हमको जिसकी सुननी है हम उसकी सुनेंगे, यानी कि हमको जिन्ना की सुननी तो हम जिन्ना की सुनेंगे। तो उन्होंने जिन्ना की सुनी और पूरी तैयारी अपने हिसाब से करी। और अचानक से डायरेक्ट एक्शन डे पे जब सब सो रहे थे तब हमला हुआ
संभलने का भी मौका नहीं मिला हिंदुओं को, कुत्ते बिल्लियों की तरह से काटे गए। कुत्ते बिल्ली कहना गलत होगा, गाजर मूली की तरह से काटे गए। कुत्ते बिल्ली भी थोड़े शराफत से काटे जाते हैं। ये सब कुछ चलता रहा और ये सब कुछ 3 दिन तक चलता रहा। जब ये सब कुछ 3 दिन तक चलता रहा तो वहाँ पर जो है बड़ा लोगों के बीच में भी बड़ी अनबन रही। अब शरद चंद्र बोस कौन है? ये शरद चंद्र बोस हैं, है ना। और 1950 में इनकी मृत्यु हुई। पढ़े लिखे आदमी थे। जानकीनाथ बोस, प्रतिभा देवी, कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। और पॉलिटिकल करियर इनका ये था कि बोस बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1936। बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी टिल 1936, फ्रॉम 1936 टिल 1947, है ना। तो साहब ये शरद चंद्र बोस जी थे। बाद में जो है इनको बताया गया, समझाया गया। जब इतना सब हत्याकांड हुआ तब इनकी शायद आंखें खुली। सेंट्रल लीडरशिप ने भी इनको समझाया, बताते हैं गांधी जी ने इनको समझाया तो ये माने। फिर जाकर इन्होंने विरोध किया कि नहीं भाई, जो है वो ग्रेटर बंगाल नहीं बनना चाहिए, ग्रेटर इंडिपेंडेंट बंगाल नहीं बनना चाहिए। इतना पिटने के बाद, इतना कटने के बाद तो खैर समझ आती है सबको। आज की नजर सन रोंगटे खड़े हो गए, हमें पूर्वज कितना झेले हमसे आज़ादी दिलाने, मोहनदास जी। तो कुछ भी नहीं है सर, अभी देखते जाइएगा। तो ये शरद चंद्र बोस जी हैं जो तमाम सारे लोगों के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी थे, जवाहरलाल नेहरू जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तमाम सारी इन्होंने पोजीशंस पे भी काम किया। 1946 में जो है ये इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें मंत्री थे माइंस के, पावर के और वर्क्स यानी PWD जिसे आप जानते हो, तीनों एक साथ थे इनके पास, ठीक है ना। तो उसके ये मंत्री थे। तो ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी असलियत है, जो शायद आपको कोई बताने में डरेगा, बताएगा नहीं, क्योंकि सुभाष बाबू का नाम भी इनमें जुड़ जाता। सुभाष बाबू के चक्कर में इनको जेल हुई थी कि सुभाष बाबू जब गायब हो गए थे तब इनको जेल हुई थी, है ना। तो ये सच्चाई है सर, जो दर्ज है किताबों में दर्ज है। कुछ लोगों को हो सकता है ये सच्चाई हजम ना हो रही हो, पर सच तो सर आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए साहब, जो है हम एज इट इज़ बता रहे हैं, हमें इसमें और ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये है क्लियरिटी के साथ। फिर क्या होता है? फिर साहब सवाल उठते हैं गांधी जी के ऊपर, तमाम सारे सवाल उठते हैं कि गांधी जी चाहते तो उसको रुकवा लेते, गांधी जी ने इसको रुकवाया क्यों नहीं? मुस्लिम लीग को बोलकर इसको रुकवाया जा सकता था। तमाम सारे जो हत्याकांड हैं, ये तमाम सारे जो रेप हैं, ये जो हिंदू औरतों के बाकायदा स्तन काट के लगाए गए। एक कहानी चलती ना कि फ़लाँ जगह पर एक किसी ने कहानी लिखी है, झूठी कहानी कम्युनिस्टों ने, कि वहाँ पर टैक्स के रूप में जो स्तन मांगे, स्तन काट के दे दिए उसने। ये कहानी गलत है, झूठी कहानी है, ऐसा कहीं नहीं था। ये झूठी साबित हो चुकी है। सच्ची कहानी बताऊं, स्तन कहाँ काटे गए? कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे में गैंगरेप वहाँ किए गए, नंगी लाशों को वहाँ लटकाया गया बीफ की तरह से। ये है सच्चाई। वो तो झूठी कहानी, लेकिन ये सच्ची कहानी है, ठीक है। सो ये सब कुछ होता रहा साहब। और बड़े कमाल की बात है कि 29 अगस्त 1947 को सोहरावर्दी और अन्य मुसलमान जो हैं वो वंदे मातरम पर उठकर खड़े हुए, लेकिन गांधी जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनका मानना था कि नेशनल एंथम के लिए खड़े होना या नेशनल सॉन्ग के लिए खड़े होना ये एक विदेशी परंपरा है, हमको इस पर खड़े नहीं होना चाहिए, हमें ये विदेशी परंपरा नहीं माननी चाहिए। वंदे मातरम पे भी खड़े नहीं हुए। तारीख बार बता रहा हूँ आपको, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कि 29 अगस्त 1947 की जो प्रेयर मीटिंग थी उसमें सोहरावर्दी और अन्य मुसलमान जो हैं वो खड़े हुए स्टेज पर, लेकिन गांधी जी जो है वो खड़े नहीं हुए।
At yet another prayer meeting on August 29, 1947, when Sohrawardi and other Muslims on the stage stood up when Bande Mataram was being sung, Gandhi kept routinely sitting because he believed that standing up as a mark of respect for national song was a Western import. ठीक है ना? तो भाई ठीक है, उनका ये भी कहना था भाई फैमिली प्लानिंग के लिए जो तमाम सारे जो उपाय बताए जाते हैं ये गलत हैं, हमको इनको नहीं मानना चाहिए, वेस्टर्न कंसेप्ट है, हमको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। और इसीलिए वो माय एक्सपेरिमेंट्स विद लाइफ है ना, वो जो उनका जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो उन्होंने किए, और वो एक्सपेरिमेंट्स आप सबको मालूम है किन के साथ सोना, किस अवस्था में सोना, उसको बोलने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। खैर, जब ये सब कुछ चल रहा था तो इसमें एक और किरदार था। वो क्या था उसको भी जरा समझिए। तो हिंदू क्यों नहीं लड़ा? सिर्फ गांधी जी ने बोल दिया अहिंसा? नहीं, इसमें एक और किरदार था, और उस किरदार का नाम है जोगिंदर नाथ मोंडल। जी हाँ, जोगिंदर नाथ मोंडल, ये भी बंगाल के उड़ी बाबा, ये भी बंगाली भाषी। जोगिंदर नाथ मोंडल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें हिंदुओं के साथ नहीं लड़ना, हमें मुसलमानों का साथ देना है। ये उन्होंने बाकायदा स्पष्ट रूप से कहा था सारे दलितों से कि दलित अलग हैं और हम मुसलमानों के साथ रहेंगे, हम हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। ये नहीं लड़े, ये आपके साथ कभी नहीं लड़े। जोगिंदर नाथ मंडल इसके बाद पहले विधि मंत्री बने, इन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। एक तमगा इनके पास वो भी है। ये पाकिस्तान गए, पहले विधि मंत्री बने वहाँ के, और अपने साथ बताया जाता तकरीबन 2 करोड़ दलितों को यहाँ से लेकर गए थे। और जिनको लेकर गए थे, जो लोग इनके साथ खुशी खुशी गए थे, जोगिंदर नाथ मंडल इतना निकम्मा और निकृष्ट आदमी था कि ये तो वहाँ से भाग आया। ये जय भीम जय मीम का नारा कोई नया नहीं है, ये जोगिंदर नाथ मंडल का दिया हुआ, उस ज़माने का दिया हुआ। खासम खास थे बाबा साहब रामजी अम्बेडकर के। रामजी अम्बेडकर जी का कहना था कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। इनका कहना ये था, सत्ता के लालची थे, उन्होंने कहा बोले नहीं यार, हम तो उनके साथ जाएंगे क्योंकि हमको उसमें बेनिफिट होगा। तो साहब ये धीरे से उनके साथ चले गए। ये निकम्मा खुद तो भाग आया 1950 में इस्तीफ़ा देकर। जैसे इसने वहाँ देखा कि वहाँ तो रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम में कन्वर्ट हो, नहीं तो तुम्हारा गैंगरेप होगा। उनका डे 1 से वो एजेंडा शुरू था। तो आज आप जो देख रहे हो ना कि आपको लग रहा है तबलीगी जमात आज है या ये आज से नहीं, ये सर शुरू से है। ये मौलानावाद जो है ये शुरू से है, ये वहीं से स्टार्ट होता है। ये सारी कहानी जो इनके जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं ना, आपके यहाँ कोई रिलीजियस प्रीचर ऐसा नहीं है जो इस प्रकार की चीज़ें सिखाए, लेकिन इनके ऐसे हैं। तो जोगिंदर नाथ मंडल तो भाग आया वहाँ से। ये तो वीवीआईपी था, कानून मंत्री था, ये तो भाग आया वहाँ से। दूसरे फंस गए बेचारे जो इसके साथ गए थे, उनके सबके गैंगरेप हुए, मारा पीटा गया, सब कुछ छीन लिया गया और उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया गया। तो ये जो आज जो इतने सारे मुसलमान आपको दिख रहे हैं, ये इसीलिए दिख रहे हैं। जोगिंदर नाथ मंडल ने जब जो रेजिग्नेशन लेटर दिया उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उसमें ये भी लिखा है कि इस प्रकार से सिंधियों का खुले में चौड़े में चौपालों पर ले जाके उनकी लड़कियों को उनका गैंगरेप होता है। जो हिंदू थे, दलित थे, उनके साथ भी ये होता था। जितने हिंदू दलित थे बाकायदा उनको घसीट कर ले जाया जाता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था, दिन और रात कुछ नहीं था। जब मन किया कि अभी मन सन्ना रहा है, हम संडिया रहे हैं, हमारा सांड हमारे ऊपर हावी हो गया, तो गए किसी भी घर में से खींचा, निकाला और वहाँ उसका गैंगरेप किया और बिना कपड़ों के उसके बाद उसको छोड़ दिया, जाओ। ये पाकिस्तान में आम बात थी। तो जब जोगिंदर नाथ मंडल ने देखा तो जोगिंदर नाथ मंडल की रूह कांप गई। ये वहाँ तक भी नहीं कांपी, ये बहुत निकम्मा टाइप का, निकृष्ट टाइप का आदमी था। हुआ असल में क्या कि इसके मंत्रिमंडल में जो शख्स थे और जो लोग थे, इनकी निगाह इसकी घरवाली और इसकी बेटी पर आ गई। अब वो इसका गैंगरेप करना चाहते थे। अब हुआ या नहीं हुआ ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ये निकम्मा भाग कर वहाँ से यहाँ आ गया और चुपचाप आके कोलकाता में ही चुपचाप सूम में इसने बाकी की अपनी ज़िंदगी निकाली भारत में, और ये मर गया, किसी को पता भी नहीं चला। इसने, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने 2 करोड़ हमारे भाइयों को मरवा दिया जो पिछड़े समाज से आते हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं। उनको मरवाने वाला एक अकेला ये आदमी था जिसने बोला जय भीम जय मीम,
हम मुसलमानों का साथ देंगे, हम हिंदुओं का साथ नहीं देंगे, हम हिंदू नहीं हैं। ये तब का बीज है, आज का नहीं, नया नहीं है, ये तब का बीज है। इसने इतने सारे लोगों को मरवा दिया। तो आपके साथ कौन नहीं था? आपके साथ सर कोई भी नहीं था, लड़ते कहाँ से? सिर्फ इतना नहीं है, इसके बाद जो बयान आए, उन बयानों ने बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया। और वो बयान क्या है वो देखिए। गांधी जी के बयान तमाम सारी जगहों पर जो अलग अलग जगहों से कोट किए गए वो ये हैं: I have always held that it is physically impossible to violate a woman against her will. The outrage takes place only when she gives way to fear or does not realize her moral strength. If she cannot meet the assailant physical might, her purity will give her strength to die before he succeeds in violating her. It is my firm conviction that fearless woman who knows that her purity is her best shield can never be dishonored. However beastly the man, he will bow in shame before the flame of her dazzling purity. इस तरह के जब बयान आए तो इन बयानों ने जो है और ज़्यादा, ये रेप विक्टिम्स के लिए इस प्रकार के बयान आए थे, तो इन बयानों को लेकर बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा लोगों में और गुस्सा भरा लोगों के अंदर। उनका कहना यह है कि इस बयान का हिंदी मतलब समझा दूँ। इस बयान का कहने का मतलब ये है कि किसी महिला का कोई बलात्कार कर ही नहीं सकता पुरुष, जब तक कि वो खुद से अपने आप को उसको ना सौंप दे, या वो डर के ना सौंप दे। तो डरो मत, सौंपो मत अपने आप को। यहाँ ये बताना बड़ा आवश्यक हो जाता है, यहाँ कोई एक आदमी रेप नहीं कर रहा था, यहाँ 50 की भीड़ आती थी, 5-5, 10-10 लोग हाथ पकड़ते थे, 5-5, 10-10 लोग नोचते खसूटते थे दूसरे अंगों को, 5-5, 10-10 लोग कपड़े फाड़ते थे, 5-5, 10-10 लोग टांगों को दूर करते थे पकड़ के, दोनों टांगों को, और उसके बाद 50-50, 100-100 लोग एक साथ मिलकर बलात्कार करते थे। ठीक है, ये बताना इसलिए आवश्यक हो जाता है। तो ये जो एक थ्योरी है ना, ये हो सकता है कि शायद एक अकेला आदमी रेप ना कर सकता हो, लेकिन जब 50-100 की भीड़ होती है तो यू आर जस्ट हेल्पलेस, फिर यू आर एट द मर्सी ऑफ दोज पीपल। आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी मौत निश्चित है, और रेप होते होते मौत निश्चित है। करोगे क्या, है ना? खैर चलिए, फिर क्या हुआ? एक और बयान। Just before the partition, both Hindu and Sikh women were being raped by the Muslim in large numbers. Gandhi advised them that if Muslim expressed his desire to rape a Hindu or a Sikh lady, she should never refuse but cooperate him. She should lie down like a dead with her tongue in between her teeth. Thus rapist Muslim will be satisfied soon, and sooner he leave her. D. Leper and L. Collins, Freedom at Midnight, पेज 479 पर ये कोट मिलेगा आपको। ये तमाम सारी जगह और भी कोट मिलेंगे आपको इस प्रकार के। यानी कहने का मतलब ये था कि यदि कोई रेप कर रहा है तो उसको कोऑपरेट करना चाहिए, चुपचाप जो है मृत शरीर की तरफ पड़ जाना चाहिए, ताकि वो जल्दी सेटिस्फाई हो जाए, उसको छोड़ दे। बड़ा गजब है। इस प्रकार की भाषा जब आती है तब गुस्सा किस हद तक होता है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो यानी आपके साथ कोई था ही नहीं। जोगिंद्रनाथ मंडल थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई भी दलित या शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी हिंदुओं के साथ ना लड़े। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि काटे तो वही लोग गए थे, कन्वर्ट तो उन्हीं को कराया गया था, दलितों को। इस चक्कर में शर्म के मारे यहाँ से चले गए थे, बोले अब भारत में रहना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो पाकिस्तान चलो। हम तो पाकिस्तान के, पाकिस्तान चले गए। अपने साथ तकरीबन उस समय बताया जाता 2 करोड़ लोगों को लेके गए, 2 करोड़ के साथ गैंगरेप कराया, वहाँ उनको कन्वर्ट करा दिया। खुद के परिवार के साथ गैंगरेप की स्थिति बनी, हुआ या नहीं हुआ कंफर्म नहीं है। कुछ लोग बताते हैं इनके परिवार के साथ भी गैंगरेप हुआ, तब ये भागे वहाँ से। तब यहाँ आके जिल्लत भरी ज़िंदगी इन्होंने चुपचाप एक गुमनामी की ज़िंदगी निकाली भारत में। आखिर भारत में ही आए तो जो कल तक ये डींगे हाँक रहे थे कि वहाँ हमको सम्मान मिलेगा, वो गैंगरेप करवा कर भारत में गुमनामी की मौत मरा, वो इतना घटिया आदमी था। बड़े कमाल की बात है कि गुमनामी की मौत यहाँ की सरकारों ने मरने दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका था भारत को। उनके तमाम सारे इंटरव्यूज़, उनके तमाम सारी चीज़ें ये छपनी चाहिए थी उस समय अखबार में, लेकिन नहीं छपने दी गई, क्योंकि सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता सर। आप समझो बात को। 1950 में जब आया तो 1950 में जो सरकार है वो भी सेक्युलर सरकार थी। उसका कहना था अगर जोगिंद्रनाथ मंडल, चलिए जो गलती हुई जोगिंद्रनाथ मंडल से वो हुई,
लेकिन उससे सबक तो मिल ही सकता था। तो वो तमाम सारे इंटरव्यूज़ उनके लिए जा सकते थे, छापे जा सकते, लेकिन जोगिंदर मंडल को एकदम साइड में करके एकदम छुपा दिया गया कि सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आना चाहिए, मरते हो मर जाओ, सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आना चाहिए। खैर, असहनीय पीड़ा अभी से ही हो रही है। जिन्होंने सहा है उनके नहीं सोचोगे? अच्छा, हमारी घरवाली थोड़ी थी, हमारी माँ थोड़ी थी, हमारी दादी थोड़ी थी। ये सोच जब तक हमारी रहेगी तब तक हमको ऐसा लगेगा। जिस दिन हमारे परिवार के साथ ऐसा होगा, ये सोचिए, 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचिए कि आपके परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। आपकी दादी जो 70 साल की है, 80 साल की, उसके साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी पोती के साथ, सोच कर देखिए। जब इन सब को नोचा खसोटा जा रहा और आपको बांध दिया गया और आपकी आंखों के सामने हो रहा, उसके बाद हत्या तो आपकी भी होनी है, टुकड़े तो आपके भी होने, तब आप क्या करोगे? ये सब कुछ हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में, ऐसा नहीं हुआ। खैर, जो बच गए उन्होंने अपनी व्यथा सुना दी आपको। तो जब सब कुछ इतना बुरा चल रहा था, तब एक आदमी उठा, जब उसने देखा इतना हत्याकांड हो गया और जब उसके घर तक आग पहुंच गई, जो उसे लगता नहीं था कि पहुंचेगी, लेकिन जब वहां तक आग पहुंच गई तब उसका दिमाग सटका। तब उसने कहा मामला गड़बड़ है। और उस आदमी का नाम है गोपाल पाठा। ये वो व्यक्ति जिसकी कहने को तो मीट की दुकान थी। पाठा का मतलब समझते हैं? बकरे को कहा जाता पाठा। इसकी कहने को तो मीट की दुकान थी, कसाई था। लेकिन जब इसने देखा कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात, और हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, हमसे कोई नहीं कह रहा मदद के कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, तब इन्होंने इनकी खुद की अपनी एक इन्होंने वो भी बनाई थी, एक छोटा सा एक संघ भी बनाया था, एक वाहिनी बनाई थी। उस समय वाहिनी बना करती थी। तो वाहिनी भी बनाई थी इन्होंने, जैसे अभी आजकल योगी जी की वाहिनी, ऐसी इन्होंने भी वाहिनी बना रखी थी। ठीक है ना? तो जब इन्होंने देखा कि ये तो मामला कुछ का कुछ हो गया और अब मामला रुक ही नहीं रहा है। पैम्पलेट्स छपे थे साहब, पैम्पलेट्स बांटे गए थे मुसलमानों में, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना तलवार लेकर खड़ा हुआ था, जिहाद की उसने बात करी थी, डायरेक्ट एक्शन डे की उसने बात करी थी। ये तमाम सारी तस्वीरें, तमाम सारे पोस्टर्स जो है मुस्लिम इलाकों में लगे हुए थे। देख तो लिया था गोपाल पाठा ने, क्योंकि इनका बिजनेस था मुसलमानों के साथ में। मीट वही खाते हैं, बकरा वही खाते हैं ज़्यादा उस समय पर, तो इनका बिजनेस भी था मुसलमानों के साथ। इनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि सब भाई भाई कह रहे थे। लेकिन जब गोपाल पाठा ने देखा तो मामला गड़बड़ा गया, ये तो कोई सबके हाथ से बाहर निकल चुकी है कहानी और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तब जो है 16 तारीख को जब ये शुरुआत हुई और जब ये नरसंहार चलता रहा, आखिरकार गोपाल पाठा ने अपने जो उनके जो करीबी लोग थे उन सबको और अपनी जो वाहिनी के जो उनकी वाहिनी के जो उनके जितने भी स्वयंसेवक थे उन सबको लेकर कहा कि जिसके पास जो है वो ले आओ। अब लाते क्या? गोपाल पाठा ने कहा लाओ, सब लोग अपनी बंदूकें निकालो। हिंदू बोला ओके, फिर उसे याद आया बंदूक तो है ही नहीं मेरे पास। जो जिंदा हो उनसे पूछ लीजिएगा कि बोले बंदूकें ले आओ, बंदूक तो है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, तलवारें लाओ, भाले लाओ, हम तलवारों भालों से लड़ेंगे। बोले तलवार और भाला भी नहीं है। तो बोले फिर कोई बात नहीं। बोले वो फरसा लाओ। बोले फरसा भी नहीं है। हथौड़े, गेंती, फावड़े, सब्बल, इनसे लड़ाई लड़ी गई। ये लेकर पहुंचे। गोपाल पाठा के एक बहुत अच्छे मित्र थे जो वहाँ पर अखाड़ा चलाते थे, बड़ा अखाड़ा चलाते थे। और अखाड़े में आप जानते हो गुरुजी होते हैं, सम्मान बहुत होता है गुरु का। आज के जैसा नहीं है जो यहाँ आकर किसी ने करू गुरुजी भी कह दिया और अगले दिन गाली दे दी कि उसके हिसाब से लाइव नहीं चला, वो वाला हिसाब नहीं है। तब एक्चुअली श्रद्धा होती थी, मरने मिटने के लिए लोग गुरु के लिए तैयार रहते थे। तो वो अखाड़े वाले भी तैयार हुए, इनकी वाहिनी के लोग भी सारे तैयार हुए। और जब ये सारे लोग आए तो अब जाएंगे कहाँ, पकड़ोगे किसको? तो सबसे पहले उनको पकड़ा गया, उन हिंदुओं को जिनका ये सब हुआ था, जिनका गैंगरेप हुए थे, जिनका महिलाओं को मार दिया गया था, लटका दिया गया था, नंगी लाशें जिनकी, उनको बुलाया गया। कुछ छोटे बच्चे, कुछ जो बच गए थे उनको,
कि तू पहचान तो सही कौन है। और जब पहचान की गई तब उन लोगों को ठीक किया गया। आपको जो बताया जाता है वैसा बिल्कुल गलत है, मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। आपको बताया जाता है हिंदुओं ने फिर सब पर हमला कर दिया, बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बिल्कुल टारगेटेड था, ये बिल्कुल न्याय देने वाली बात थी। जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, जिन लोगों की दुकानें लूटी गई थी, उन लोगों की दुकानें लूटी गई, जो लूट कर गए थे उनकी दुकानें लूटी गई, जिनके घर जलाए गए थे, जिनके घर लूटे गए थे, जिन्होंने जलाए थे उनके घर और घर जलाए गए, घर लूटे गए। टिट फॉर टैट था, बिल्कुल स्पेसिफिक था, हर किसी पर हमला नहीं था। पूरे मोहल्ले में एक ही घर जलाया गया क्योंकि उसने वहां जाकर दूसरे का जलाया था। और इन लोगों को इसलिए लिया गया था, तुमको पहचान करनी, तुमको सिर्फ हमारे साथ रहना है, पहचान करते जाना, ये था ये था ये था, तुमको और कुछ नहीं करना है। तो गोपाल पाठा ने अपने लोगों के साथ में जब ये शुरू किया तो सोया हुआ जो हिंदू ने सेक्युलर वाला और जो डरपोक, गोपाल पाठा भी बंगाली थे, उनको भी यही था, सब बंगाली, उड़ी बाबा भौद्र लोग। लेकिन उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने कहा ये तो भौद्र लोग नहीं भैया, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, बंगाली बंगाली बोलने से कुछ नहीं होता, ये तो बंगाली बोलने वाला भी काट रहा है अपने को, तो मामला गड़बड़ है, तो अब अपने को हिंदू बनना पड़ेगा। तो गोपाल पाठा हिंदू बन गए बंगाली से। गोपाल पाठा हिंदू बन गए इसलिए बच गए, और उन्होंने पूरे कोलकाता को बचा लिया। जिस कोलकाता को काट कर भारत से अलग करने का प्रयास था, वो कोलकाता को, उस बंगाल को उन्होंने बचा लिया। आज जो वेस्ट बंगाल आप देख रहे हो, निसंदेह इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उससे कुछ कम हाथ नहीं है गोपाल पाठा का। अगर आप इनको कम आंकते हैं तो मैं कहूँगा इतिहास आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, और जिस किताब में आपको गोपाल पाठा को कमतर दिखाया जा रहा है, उस किताब को आग लगा देने की ज़रूरत है। ये किताब आपके मन में सिर्फ दूषित वातावरण पैदा करेगी, ये किताबें आपके लिए उचित नहीं है। तो गोपाल पाठा ने अपने लोगों के साथ में जगह जगह जाकर जब ये सब शुरू किया, तब क्या हुआ जानते हैं? 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में मुस्लिम लीग घुटनों पर आ गई। जिन्ना हिल गया, जिन्ना को लगा अब तो गड़बड़ हो गई। अगर हमने इसको नहीं रोका, और जिन्ना वॉज एब्सोल्युटली राइट, जिन्ना को सच्चाई मालूम थी, जिन्ना समझ गया था अगर मैंने इसको यहां नहीं रोका तो मेरा पाकिस्तान का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि पूरा हिंदू जाग जाएगा अगर इसको मैंने नहीं रोका। तो जिन्ना ने तुरंत घुटने टेक दिए, उसको समझ में आ गया यहां घुटने टेकने में भलाई है, उसने तुरंत घुटने टेके। और जो उसकी यूथ इकाई का जो लीडर था उसको भेजा और बोले बस भैया बहुत आपने भी मार लिया, हमने मार लिया, बस बहुत हो गया, अब इसको, ये खून खराबे को बंद किया जाए। अरे तो शुरू किसने किया था? कॉल किसका था जिहाद का? कॉल किसका था मर्डर का, जिनोसाइड का? कॉल तो तुम्हारी तरफ से आया था, तो अब एकदम से बंद क्यों कर दो? सबसे मजे की बात यह कि जब हिंदू काटा जा रहा था तब कोई अनशनबाजी नहीं हुई साहब, लेकिन जैसे हिंदुओं ने रिटेलिएशन शुरू किया, गांधी जी ने अनशन कर दिया, खटैक, बोले सब तुरंत बंद होना चाहिए, नहीं तो मैं अमरण अनशन पे हूं। अब गोपाल पाठा जी पर प्रेशर आया, बोले भैया बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। गोपाल पाठा जी को सरकारी कागजों में आतंकवादी घोषित कर दिया गया। गोपाल पाठा ने ऐसा अदम्य साहस, अदम्य शौर्य दिखाया जिसके लिए कायदे से उन्हें आज परमवीर चक्र मिलना चाहिए। ये अदम्य साहस, ये अदम्य शौर्य किसी में नहीं होता कि मुसलमानों के इलाके में रहकर आप ये सब कुछ करके दिखा दो और आप इस देश को बचा लो। आपको बहुत सारे लोग बहुत तरीके से कहानी सुनाएंगे, लेकिन ये कहानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से एकदम सीधी सीधी हमने आपको सुनाई है। ऐसे परमवीर योद्धाओं का नाम कहीं नहीं है सर। जानते हैं क्यों? बताता हूं। क्योंकि इसके बाद गांधी जी ने बोला बंद करो, बंद कर दिया। बोले अब जो आपके पास में हथियार है, लड़े भी किससे सर? फावड़े से। आप सोचिए, फावड़े से कोई लड़ता है क्या? सब्बल से। उठेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं सब्बल, क्या करोगे आप सब्बल से? गेती से। मैंने इतनी बुरी हालत कोई आज नहीं हमारी सर, तब भी थी, आज भी है। तो इतनी बुरी स्थिति से हम लोग निकले, इतनी बुरी स्थिति में हम लड़े। लेकिन योद्धा जब लड़ता है सर तो निहत्था लड़ता है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। लाठियों से लड़े, इन सब से लड़े और जीते। और जीतने के बाद आलम यह हुआ कि जिस सुअर ने कहा था कि डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल है, सीधे कार्रवाई करो,
वो बढ़वा अपने पैरों पे आया, घुटनों पे आया, वो कन्वर्टेड अपने घुटनों पर आया और माफ़ी मांगी कि बस बस बहुत हो गया, बंद करो। अभी इससे बड़ी बात देखिए। आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो कत्लेआम मचाया था, किसने मचाया था? जवाब, मुसलमानों ने। ठीक है, सही बात है, टेक्निकली सही जवाब है। लेकिन आपको जानकर इससे भी ज़्यादा बड़ी हैरानी होगी, ये जो मुसलमान जिनको आप मुसलमान कह रहे हो, ये सिर्फ पिछले 50 साल में मुसलमान बने थे। जब सेक्युलरिज्म की दवाई आपको चटाई जा रही थी, भाई कहा जा रहा था सारे धर्म बराबर हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तब लोगों ने सोचा भाई क्या फ़र्क पड़ना है, मुसलमान बनने में भी कोई फ़र्क नहीं है। लोगों को प्यार से समझाया गया मुस्लिम बनने में फ़ायदा है, मुसलमान बनो, लोग मुसलमान बन गए। वही मुसलमान, उन्हीं हिंदुओं ने जो मुसलमान बने, उन्होंने हिंदुओं का नरसंहार, अभी भी जो भारत के अंदर मुसलमान है वो हिंदू ही हैं, मूलतः हिंदू हैं। ऐसे ही वो भी मूलतः हिंदू थे। सिर्फ 50 साल के खेल में एक हिंदू ने पाकिस्तान बना दिया। 50 साल के खेल में इतने सारे हिंदुओं ने इतने सारे हिंदुओं को काट दिया। वो जो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, जो हिंदू जो मुसलमान बने, उन्होंने हिंदुओं को काट दिया। तो वो हिंदू ज़्यादा खतरनाक होता है जो सेक्युलर होता है, और जो मुसलमान बनता है, ये दोनों हिंदू ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इससे हमें यही, इतिहास से तो हमें यही सबक मिलता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस नीड वन एक्शन डे फ्रॉम ऑल हिंदूज, नाउ इट्स हिंदू चांस टू पे बैक। गोपाल राठी जी कहते हैं सर सपने देखना अच्छी बात थोड़ी होती है सर, ठीक है ना। तो सर ये सब कुछ हुआ, आपके देश में हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये होता है कि सब गोपाल पाठा से कहा जाता है हथियार डाल दो, और साथ ही साथ तुम्हारे जितने लोग हैं। अच्छा, गोपाल पाठा ने इस बीच में, ज़रा एक बात और बताऊं आपको, बड़ी मज़ेदार कहानी है गोपाल पाठा की। गोपाल पाठा के पास 2 रिवॉल्वर पकड़ी गई। इससे पहले जो है पुलिस ने इनको पकड़ के आर्म्स एक्ट में अंदर डाल दिया, आतंकवाद की धाराएं लगा दी। इनके पास ग्रेनेड भी मिला, ग्रेनेड भी इन्होंने खूब खरीदे। कैसे खरीदे? तो साहब वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय कुछ विदेशी भी आए थे, भारत में आए थे पैसे देकर। गोपाल पाठा ने उस समय, देखिए बड़े कमाल की बात है, गोपाल पाठा ने जब पहले लोगों से बोला कि एक हो जाओ, कोई उनकी बात नहीं माना। गोपाल पाठा ने जब उस समय लोगों से बोला कि आप समाज के साथ चलिए, जितने बनिए थे, बनिया समाज था, इन सबसे बोला कि हमारे वैश्य समाज से बोला कि हमारे साथ चलिए, पैसा कलेक्ट कीजिए, किसी ने नहीं दिया। लेकिन जब दुकानों में आग लग गई उसके बाद दिया इसी वैश्य समाज ने। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है सर, बुरा ना माने कोई भी, आप सच सुनने आए, सच सुनिए। तो सर क्या फ़ायदा हुआ कि आपकी करोड़ों की दुकान भी जल गई, शोरूम भी जल गया। अब उसके बाद में आप आते हो कंट्रीब्यूशन देने, उसके बाद में आप आते हो धर्म निधि देने। पहले दे देते तो बच जाता था ना। पर जब सब कुछ जल गया, बर्बाद हो गया, तब अपनी जान के जब लाले पड़े, तब आपने पैसा दिया। ये हिंदुओं की प्रवृत्ति है। ये तब भी थी 1946 में, ये आज भी है 2022 में, है ना। दिल्ली में आपने देखा ना, उसके बाद सब बोले अरे, और अपन तो ढूंढते ही हैं कहाँ है वो उड़न तश्तरी वाले लोग। एक उड़न तश्तरी आएगी, उतरेगी, कहाँ है उसमें से फिर वो RSS बजरंग दल वाले वो निकलेंगे ऐसे टक 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 ओम 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 करते हुए, ऐसे ही निकलेंगे ना। नहीं मेरे भाई, आप लोग संगठनों को बनाते हो, संगठन आपको नहीं बनाते हैं। ठीक है। तो अगर पहले ही आपने कंट्रीब्यूशन किया होता, अगर पहले ही आपने धर्म ने दे दी होती, तो आपकी ये स्थिति नहीं होती। तब से लेकर 2022 आ गई, अभी तक समझ में नहीं आई। इस बार थोड़ी कोई गोपाल पाठा आएगा, क्योंकि गोपाल पाठा का जो हाल आपने किया, उसके बाद कोई गोपाल पाठा नहीं बनेगा। वो क्या हाल किया वो भी सुन लीजिए। गांधी जी ने कहा हथियार डाल दो, गोपाल पाठा बोला अच्छा। उसके पास 2 रिवॉल्वर भी थी, तमाम सारी, और जो गोला बारूद खरीदा था, ग्रेनेड्स खरीदे थे, वो तमाम सारी चीज़ें, हथियार भी खरीदे थे। तो बोले कि सारे हथियार डाल दो, बोले अपने सारे लोगों से भी डलवा दो। गोपाल पाठा का दिमाग घूमा, बोले यार ये तो गड़बड़ मामला है, बोले मैं तो नहीं डालूंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो। तब तक परसुएशन चलता रहा, तब तक भारत आज़ाद हो गया, भारत की आज़ादी हो गई। ठीक, अब तो डालो, अब तो भारत आज़ाद हो गया, अब तो हम बचा लेंगे। लेकिन तब तक गोपाल पाठा को और उनके साथियों को एक चीज़ अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी, हमको सिर्फ हम खुद बचा सकते हैं अपने परिवार को, कोई नहीं आएगा बचाने। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी, कोई नहीं आएगा बचाने। वो जो उड़न तश्तरी तुम इंतजार कर रहे हो ना, वो भी नहीं आएगी। ये जो पुलिस प्रशासन जो है ना, ये भी नहीं आएगा। तुमको खुद को, अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपने परिवार को बचाना पड़ेगा। ये बात उनको वहां समझ में आ गई थी। ठीक है ना।
तो उन्होंने हथियार डालने से मना कर दिया। भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भी मना कर दिया। अब गांधी जी के सामने हथियार डालने से मना किया, सबके डलवा दिए, तुम नहीं डाल रहे, तुम भी डालो। बड़ा प्रेशर आया साहब कांग्रेस से, तमाम इधर से उधर से, सरकार में बैठे हुए लोग। नहीं डाला तो सरकार की आंखें किरकिरी बने कि गोपाल पाठा ने ईगो हर्ट हो गई कि बात नहीं मानी हमारी, तो गोपाल पाठा को हाशिए पर डाल दिया गया। गोपाल पाठा जेल में भी सड़े, गोपाल पाठा पे केसेस भी चले, गोपाल पाठा पे सब कुछ हुआ और अंततः किसी को पता भी नहीं चला। और गोपाल पाठा जो है 2005 में 92 साल की उम्र में धीरे से इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ठीक है, तो 2005 में अल्टीमेटली गोपाल पाठा जी गुमनामी की जिंदगी जीते जीते खत्म हो गए। हम उनको कभी सम्मान नहीं दे पाए, गोपाल पाठा जी को हम आज भी शायद उनको सम्मान नहीं दे पाए। और यही कारण है कि मैंने कहा अब कोई गोपाल पाठा नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय था साहब, 1947 से लेकर 2005 तक का आपके पास समय था। बीच में आपकी सरकार आई थी, 2-2 बार आई थी, 3-3 बार आई थी। एक दिन नहीं, 1 घंटे की सरकार में भी आप चाहते तो आप सम्मान दे सकते थे, लेकिन आपने सम्मान नहीं दिया, क्योंकि आपको भी सेक्युलरिज्म लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा इससे बवाल क्रिएट हो जाएगा। जब तक आप इस पर डरते रहोगे बवाल क्रिएट हो जाएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और पूरी ताकत के साथ मैं आज अपने लाइव से ये मांग करता हूं कि गोपाल पाठा जी को उनका सम्मान दिया जाना चाहिए। वो ड्यू है, उनका ऋण है हमारी आत्माओं के ऊपर। हम मरेंगे कैसे, हम क्या जवाब देंगे, ये ऋण हमको उतारना पड़ेगा। नहीं तो ये बंगाल आज आपके पास नहीं होता सर। ये आप सोचते रह जाते, कुछ नहीं कर पाते आप, क्योंकि जो प्लानिंग थी बड़ी लंबी थी। कन्वर्जन जिस पैमाने पे उस समय हुआ आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बनेगा गर्दन पर तलवार लग के, हाँ या ना, ना तो खचाक, बनेगा तो बन, तो दूसरा खचाक, आइटम खचाक। आदमी इधर कटवाए या उधर कटवाए, आदमी सोचता है गर्दन से तो थोड़ा कटवा लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये रियलिटी है। और पूरी ताकत के साथ गोपाल पाठा को मैं हीरो बोलता हूं। मुझे नहीं मालूम दुनिया क्या किसको हीरो बोलेगी किसको नहीं बोलेगी, पर मैं बोलता हूं मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे कोई डर नहीं है। वर्तमान सरकारों को यदि इससे परेशानी होती है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर है। फिर से कहूँगा, पूरी ताकत के साथ कहूँगा और आप सबसे भी कहूँगा कि हमको इन सरकारों को बिल्कुल इस बात के लिए बोलना चाहिए, गोपाल पाठा जी को उनका ड्यू दिया जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो अन्याय उनके साथ हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये सोचा कि मेरे हिंदू भाइयों की रक्षा होनी चाहिए, मेरे परिवार की रक्षा मैं करूँगा, मैं हथियार नहीं डालूंगा, सिर्फ इसलिए उनको इतना सताया गया कि जो कहा जाए वो कम है। सर, हाउ टू लेसन गांधी जी इज renown if someone tells on him they will be imprisoned? Why do all leaders still advise us to be like Gandhi ji? विशाल कचवाल जी, हाथी होता है हाथी, उसके दांत होते हैं। प्रणाम सर, जय श्री राम सर, आपके इस एनालिसिस से शत नमन। गोपाल पाठा जी को शत नमन, सिर्फ आप ही सच्चाई बताते हैं। उत्कर्ष सक्सेना जी, मैंने कहा ना मेरी सच्चाई बड़ी असहनीय होती है। आज बंगाल में जो लोग हैं उनको बहुत असहनीय होगी ये सच्चाई जो मैंने बताई है, इतनी सारी होनी भी चाहिए। लेकिन अगर 2022 में भी हम कुछ सीख सकें इससे, हम क्षेत्रवाद से, भाषावाद से यदि ऊपर उठ सकें तो हमारा कल्याण होगा। अगर हम इसी में घुसे रहेंगे हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँगा नहीं मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ, ना ना मैं तो दूसरे के, हिंदी अच्छी बोलनी नहीं आती तो मैं बात ही नहीं करूँगा। हो सकता है मेरे से पहले साउथ वाला या वेस्ट वाला या ईस्ट वाला जाए, नंबर तो मेरा भी लगेगा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे की तो बात है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाइए अगर जीना है तो, अगर अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो। 2022 है, 1946 की घटना 2022 में हम खड़े हैं। आज मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर सिर्फ ये कहता हूँ, इन सब पागलपनों से ऊपर उठ जाइए
भाषावाद, क्षेत्रवाद, फलानावाद, ढिकानावाद, जातिवाद। वो जातिवाद वाले गए थे भाई साहब, उल्टे बांस बरेली बैरंग होके लौट के आए। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाइए, इसी में आपका कल्याण है, दूसरा कोई कल्याण नहीं है आपका। और दूसरी बात, अपनी रक्षा खुद, उड़नतश्तरी वालों की चिंता मत करना तुम, और उनसे मत सवाल जवाब करो कहाँ है वो अपना जहाँ है वो कर लेंगे अपना, उनकी वो देखेंगे, तुम अपनी सोचो। तुमने उनका ठेका लिया या उनने तुम्हारा ठेका लिया? उनने तुम्हारा नहीं लिया, तुम उनका ठेका लेके काहे को बैठे हो? अपना ठेका खुद ले लो भाई, है ना, भले में रहोगे। मेरे जितना साफ बोलने वाला, क्लियर बोलने वाला शायद आपको भारत के अंदर कोई नहीं मिलेगा, पर मेरा काम है आपको सच बताना, आपको सच्चाई से अवगत कराना। कल आपने इतनी खुशी खुशी इतना सब कुछ अच्छा दिन मनाया, आज का दिन बड़ा गम का दिन था। कितनी अजीब विडंबना है, 14 तारीख पीड़ादायक, 15 तारीख खुशी मना लो, 16 तारीख फिर पीड़ादायक। बड़ा अजीब विडंबना है, हंसें कि रोएं समझ में नहीं आता। कम से कम नारियल काटने वाला दाव तो रखो घर में, सुन गोस्वामी जी कहते हैं। उत्तम जी कहते हैं आज गोपाल पाठक का बंगाल ममता का दंश झेल रहा है, आज बंगाल को नए पाठा की जरूरत है। सर उत्तम जी कहाँ से आएगा नया पाठा? हमने क्या पाठा जी को हमने कोई सम्मान दिया? हमने उनको उचित सम्मान जो उनको मिलना चाहिए दिया? क्या हमने उनके परिवार का ख्याल रखा? क्या आज भी हम उनके परिवार का, उनके परिजनों का ख्याल रख पा रहे हैं या रखा? या उनके लिए हमने कोई स्मारक बनाया या उनका कोई म्यूजियम बनाया उनके घर को? हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। मैंने जब इस लाइव को शुरू किया था तो शुरुआत में मैंने इस बात को बहुत जोर देकर कहा था, जो लोग शुरू से जुड़े हैं यूट्यूब पर 2 साल हो गए करीब, उनको इस बात को मालूम होगा। मैंने कहा था जो समाज अपने हीरोज़ को सम्मान नहीं दे पाता, उस समाज का नष्ट होना तय है। और अगर हम अपने हीरोज़ को नहीं पहचान पा रहे, अपने हीरोज़ को सम्मान नहीं दे पा रहे, तो हमारा नष्ट होना तय है। आपको बुरा ज़रूर लग रहा होगा, पर ये कटु सत्य है, इसको याद रखिएगा। I asked a colleague, are you a Marathi? He said, no, I am a Muslim. Not sure if Hindus will ever learn this. पद्मा जी क्या बात है, भूल जाए, बिल्कुल आपने तो मार ही डाला, एकदम दिल में छेद कर गया ये। कहती हैं एक से मैंने पूछा, महाराष्ट्र से आते हैं, उनसे पूछा तुम मराठी हो? बोले नहीं मैं मुसलमान हूँ। बोले अगर किसी हिंदू से पूछो, उससे पूछो तुम मराठी हो? बोलेगा हाँ मैं मराठी हूँ। खैर, तो ये सब चलेगा सर। गांधी नेहरू इज बिगेस्ट फ्रॉड्स ऑफ इंडिया। सर अब उसका कुछ कर नहीं सकते, ब्रांड बहुत अच्छा है तो हाथी बनना पड़ेगा आपको। उत्तम जी, यहाँ पर भी उत्तम जी ने वही कमेंट किया। चलिए, अब फिल्म तो सर बनती रहेगी, है ना, फिल्म का क्या कह सकते हैं। तो ये सच्चाई है सर, ये बहुत कड़वी सच्चाई है, और इस सच्चाई से आप लोग जितनी जल्दी अवगत हों, जितनी जल्दी रूबरू हों, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो गोपाल पाठा ये सब बातें तो पुरानी हो गई। ट्रेंड से क्या होगा? ट्रेंडिंग से सब कुछ हो जाएगा क्या? बताइए आप। वो एक अलग चीज़ है, उसका जब आवश्यकता होती तो किया जाता है। अगर इस फील्ड में भी आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की। देखिए हम लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए कब कहाँ कौन सी किस चीज़ की आवश्यकता है। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी चिंता का विषय है। हमको ही नहीं मालूम हमको ट्रेंड कब करना है, हमको ही नहीं मालूम हमको कब विक्टिम कार्ड खेलना है, कब हमको ये करना है। गोपाल पाठा जी के ऊपर मैंने कई सारे लेख देखे, मैं बड़ा हैरान हुआ। लोगों ने जिस तरह से वर्णन किया है उनका, कि गोपाल पाठा गए और उन्होंने चीर दिया, फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। गोपाल पाठा जी को आतंकवादी बना दिया। अरे ही वॉज अ विक्टिम, ही वॉज नॉट अ ऑपरेसर, फॉर गॉड सेक। किस प्रकार के लेख आप लोग लिखते हो, किस प्रकार से आप लोग लिखते हो फेसबुक, सोशल मीडिया पर। हम विक्टिम को विक्टिम नहीं बता पा रहे सर, हमने ऐसा महिमा मंडित कर दिया। अरे साहब, गजनी का भी बाप था गोपाल पाठा, और जिधर निकला उधर उसने काट दिया। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। गोपाल पाठा सताया हुआ व्यक्ति था, चारों तरफ उसके लाशें पड़ी हुई थी, जो लाशें सड़ रही थी, जिसे कुत्ते खा रहे थे। इन सबको देख के उसका हृदय द्रवित हुआ, और उसके बाद उसने सबको नहीं मारा। मार्क माय वर्ड्स, याद रखना एक एक शब्द को, सबको नहीं मारा। उसने उन लोगों के साथ न्याय किया जिन लोगों ने अन्याय किया था, उनको सजा दी। तो सर वो कोई वो नहीं था
सही मायने में देखा जाए तो वो जो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो रिपरकेशन हुए वो जजमेंट डे बोलना चाहिए उसको, वो जजमेंट का दिन था। वो उन्होंने न्याय किया उन लोगों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ था, और उन लोगों को सबक दिया, उन लोगों को लेसन दिया जिन्होंने गलत किया था कि बेटा ऐसा नहीं है, सिर्फ तुम नहीं कर सकते हो, सभी का जद आएगा, है ना, कोई मेरा अकेला मकान थोड़ी है, ठीक है ना। Bengalis are lost case, don't care about direct action day, totally drunk in secularism, happy to merge in Bangladesh, they are converted in mind। रॉबिन जी कहते हैं सर वहाँ बैठ के सर ऐसे कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये हम भी जानते हैं ना, काफ़ी लोग परेशान हैं आज की सर। अभी से ही शुरू हो गए साहब। तो कुल मिलाकर ये कहानी है आपकी डायरेक्ट एक्शन डे की, कुल मिलाकर ये कहानी है गोपाल पाठा जी की, कुल मिलाकर ये कहानी है हिंदुओं की, कुल मिलाकर ये कहानी कि हमारे सोए जो हम रहते हैं उसकी, सेकुलरिज्म की, और जो एक जो वो कहते हैं ना जॉली एंड मैरी, जब ये सब कुछ हो रहा था तब बंगाल में लोग उपन्यास लिख रहे थे, कविताएं लिख रहे थे, अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित कर रहे थे, इसलिए सब कुछ हो पाया। अगर वो तैयार होते, क्योंकि उनके मन में भर दिया गया था ना सेकुलरिज्म में कुछ नहीं होने वाला, अगर उनको मालूम होता, अगर थोड़े सचेत होते कि मेरी ये कविताएं, मेरे ये उपन्यास, मेरी ये कहानियाँ, मेरे लिटरेचर काम नहीं आने वाला है, अगर संभवतः उनको ये मालूम होता, अगर उनके दिमाग में, जहन में ये बात होती, तो संभवतः शायद ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुई, ठीक है ना, दिन नहीं सॉरी कई दिन। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि हम आज भी वही स्थिति है, आज भी हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए हम ये नहीं करेंगे। तो इसलिए जो कुछ लोग जो बंगाली हैं उनको बुरा लगता होगा, बिहारियों को भी बुरा लग जाता है, कुछ बोल देते हैं वो पता नहीं बंगाली थे बिहारी थे भाई साहब कौन से वाले थे जो बोले थे कि आप बड़ी नफरत करते हो, सभी ये कह देते हैं नफरत करते हो। सर सच्चाई सुनने की क्षमता रखिए, बहुत आवश्यक है सच्चाई सुनना। और इस सारी सच्चाई से पहले, सबसे पहले मैंने दोषी किसको बताया, उनको बताया जिनके हाथ में भगवा ध्वज उस समय था, जिनके हाथ में मंदिर थे, ये जिम्मेदारी उनकी थी। बेशक आपके पास पैसा ना हो, बेशक मंदिर का पैसा आपके पास ना हो, तो कोई बात नहीं, कॉन्टैक्ट्स तो आते हैं आपके पास, आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ले सकते थे लोगों से, आप हिंदुओं को जगा सकते थे घर घर जाकर कि मंदिर में हम असेंबली पॉइंट बनाएंगे, सरकार पैसा ले जाती है, कोई बात नहीं, ले जाने दो, सरकार के पास चढ़ाना नहीं है, चढ़ाना अपने को उस कार्यालय में, दूसरे वाले में जाके, तो अगले मोड़ पर जो कार्यालय उधर चढ़ाना है, ये कर सकते थे हम, लेकिन हमने किया नहीं, क्योंकि हमको भी आवश्यकता नहीं थी। हम लोग सो रहे थे आराम से, बढ़िया है, ठीक है, सब भोग लगा जा रहे हैं, बढ़िया काजू कतली बर्फी आ रही है, भोग लगाओ, भगवान को खिलाओ, खाओ, ऐश करो, ये हमारा काम थोड़ी है, आप ही का काम है सर, दूसरे का थोड़ी है ना। तो सबको बुरा लगता है सर, जिसको बता दो कि उसकी ड्यूटी है उसको बुरा लग जाता है, लेकिन सच्चाई यही है सर, इस सच्चाई को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा कौन है जिसको बुरा नहीं लगता इस लाइफ पर, बताइए। सिखों को बुरा लग जाता है, बिहारियों को बुरा लग जाता है, बंगालियों को बुरा लग जाता है, मराठियों को बुरा लग जाता है, हाँ, आपला मानुष, सामने मर्डर हो जाए मुंबई में, आपला मानुष, हाँ, तब आपला मानुष गायब हो जाता है, चिड़िया लगा के उड़ जाता है, ठीक है, उनको बुरा लग जाता है, साउथ वालों को बुरा लग जाता है, हाँ, ब्राह्मणों को बुरा लग जाता है, सबको बुरा ही लग जाता। तो एक काम करता हूँ, मैं इस देश को छोड़ देता हूँ, चला जाता हूँ, आप लोगों को भी चैन रहेगा, मुझे भी चैन रहेगा, बंद कर देते हैं सब। आपको बुरा लगने के लिए नहीं बताता हूँ मैं, आपको बुरा लगना या आपकी फीलिंग्स को हर्ट कराने का मेरा मतलब मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आपको झकझोरना, आपको नींद से उठाना, जिस चरस पीकर जो आप सो गए हो ना, उससे आपको उठाना। ये जो अफीम चाट के आप सोए पड़े हो, इससे आपको उठाना, और इससे उठाने के लिए मुझे आपका बुरा बनना पड़ेगा, तो मैं बुरा भी बनूंगा। मैं क्या करूं? क्या 1946 से लेकर 2022 तक में आपने कोई बदलाव आया, कुछ सबक लिया? बहुतों को तो मालूम ही नहीं होगा, पहली बार सुनी होगी कहानी, बदलाव कहां से आएगा? और मैं चिल्लाता चिल्लाता मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, कोई जिहादी मुझे मार देगा, नहीं मारेगा तो वैसे ही मर जाऊंगा, कभी सरकार मार देगी, कोई दूसरी आ जाएगी तो ये सब कुछ है बॉस, चलता रहेगा। आपको जागना है, अभी भी जाग जाइए, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है, क्लियर है ना? खैर मित्रों,
ये था आज का लाइव। आप सबको आपका आज का लाइव कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको लाइव पसंद आया हो तो इस QR कोड को स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी फ़ीस, अपना गुरु दक्षिणा जो भी आप समझते हो वो इसको स्कैन करके, और जब आप स्कैन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा नितिन एंटरप्राइजेस लिख कर आएगा आपके उसमें, है ना। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani, or Sanatani at UPI.